Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the remaining three sources of variations which we have started in the previous lecture. So let's move to the board. So variations we were discussing. सो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे वेरिएशंस की और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वेरिएशन के सोर्सेज द सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। इसमें से हमने फर्स्ट जो सोर्स है वेरिएशन का उसको हमने डिस्कस किया था और वो क्या था डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज द जेनेटिक recombinations formed through crossing over during meiosis So that was the first variation source. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं the second one. So the second source of variation is, dear students, that is mutation. Mutations. So we have done for this. And now mutations. So dear students, what are mutations? तो क्या होती हैं dear students? Mutations को हम simply define करें. So it is the change in the DNA. DNA के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कह सकते हैं. आइए थोड़ा सा इसके अच्छे लेवल की तरफ चलें, इसको समझने की तरफ चलें कि म्यूटेशंस है क्या. सो डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशंस बेसिकली जो चेंज आ रहा है डीएनए वो कहाँ पर आ रहा है, हम थोड़ा सा इसके डीप चलते हैं. सो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are present on DNA, which is called as deoxyribonucleic acid. So dear students, हमने बात की थी कि here is a DNA, ये एक हमारे पास DNA है और डीएनए का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से देखा. तो इसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट शुगर बैकबोन. तो ये मिल कर क्या कहलाते हैं, ये उसके ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है इसको अगर मैं सेपरेट करूँ इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. आपको बताया था जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इन न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड आ जाता है. 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड आ जाता है. तो न्यूक्लियोटाइड को भी मैंने डिस्क्राइब किया था आपसे. दैट इज बेसिकली फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. दे इन तीनों को कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो लेट्स सपोज के मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक जीन है, उसका सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में कोई थोड़ी सी चेंज आ जाए, मतलब कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें कोई और न्यूक्लियोटाइड आकर लग जाए. सो हियर इट इज, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हुई है चेंजिंग. So here is the change in nucleotide sequence, और यही कहलाता है डियर स्टूडेंट्स द म्यूटेशन that leads to mutation.
और स्टूडेंट्स एक और चीज़, म्यूटेशंस होती किस वजह से हैं? ये तो हमने बात कर ली कि म्यूटेशन है क्या, व्हाट इज म्यूटेशन, लेकिन म्यूटेशन होती क्यों है उसके वाले से थोड़ा सा बताता चलता हूँ। सो द कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस आर सर्टेन केमिकल्स जिनको हम कहते हैं म्यूटाजेंस। Mutagens, yes dear students, mutagens, these are the substances responsible for mutation. For example, जैसे कि हमने बात की थी, like nicotine present in the cigarette smoke, or tar present in cigarette smoke, or carbon monoxide present in the cigarette smoke, or hydrogen cyanide present in the cigarette smoke. So these chemicals, they act as mutagens. They can cause mutations. तो एक तो cause ये है mutagens. दूसरी cause क्या हो सकती है? That are ionizing radiations. So dear students, what are ionizing radiations? The radiations which remove electrons from an atom and convert the atom into ion, उन्हें कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें किसकी एग्जाम्पल है? लाइक एक्स-रेज, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, लाइक न्यूक्लियर रेडिएशंस, आपने कभी नोट किया जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो ऊपर अंदर लिखा होता है डेंजर रूम, और इसमें सिर्फ पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि वही जा सकते हैं। उसकी तो मजबूरी है, उसने तो एक्सरे करवाना है, हड्डी टूट गई या कोई और चीज़ है, लेकिन ख़तरनाक होता है क्योंकि इसकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट आर द म्यूटेशंस। लेकिन जो मकसद ये है कि ये म्यूटेशंस कहाँ पर होंगी तो वेरिएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो म्यूटेशन हो सोमैटिक सेल्स में, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द सोमैटिक सेल्स एंड द germline cells. सो डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? जो मेरी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे कि लिवर सेल, माई स्किन सेल, माई हार्ट सेल, माई हेयर सेल्स, माई किडनी सेल्स. सो दीज आर द सेल्स ऑफ बॉडी. अगर तो हुई म्यूटेशन इसके अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स इससे वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होने वाली. सो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाती है, it leads to no variations. इससे वेरिएशन अगली नस्लों में नहीं प्रोड्यूस होगी. उसके रीज़न, क्योंकि आपने पढ़ा डिटेल के साथ कि अगली नस्ल किससे पैदा होती है? स्पर्म सेल्स और एग सेल से, यानी कि गैमीट सेल से. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सोमैटिक सेल में कोई वेरिएशन हो जाती है तो वो आगे बच्चों के अंदर मुंतकिल नहीं होगी. हाँ, अगर जर्मलाइन सेल्स, यानी कि यहाँ पर जर्मलाइन सेल से क्या बनना है डियर स्टूडेंट्स? द गैमीट्स. वो एग सेल हो सकते हैं या वो फिर स्पर्म सेल हो सकते हैं. स्पर्म्स. अगर तो इनके अंदर जर्मलाइन सेल्स या फिर गैमीट सेल्स, इनके अंदर हुई म्यूटेशन, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड to next generations. तो इससे अगली नस्लों के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो म्यूटेशंस जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो सकती हैं.
सो द टारगेट इज द जर्मलाइन सेल्स। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हुई तो। नाउ द थर्ड पॉइंट, द थर्ड कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉज। द थर्ड कॉज इज दैट the one of the millions of sperms which will fertilize the egg cell। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूं कि ह्यूमन्स के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? द मेल्स। ठीक है, इन अ सिंगल इजैकुलेट, इन वन इजैकुलेशन there are released on an average 100 million sperms। yes dear students, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की गेम है ये। सो 100 मिलियंस, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर कम से कम इतने स्पर्म्स एक इजैकुलेशन पे रिलीज होते हैं। 100 मिलियन, और 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। सो यू कैन कंसिडर। सो देयर वाज अ पर्सन, ही आस्क्ड अ इस्लामिक स्कॉलर, उसने एक इस्लामिक स्कॉलर को क्वेश्चन किया कि वाई अल्लाह हैड मेड दिस सिचुएशन, कि अल्लाह ताला ने क्यों इतने ज़्यादा स्पर्म्स बनाए, हालांकि फर्टिलाइज तो सिर्फ एक एग सेल ने करना है। सो हिज आंसर वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव आंसर। सो फ्रॉम द स्पर्म कॉर्ड, फ्रॉम द स्पर्म डक्ट, वहाँ से निकलते हुए थ्रू द सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल्स से आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आगे जब वो डिसलॉज होते हैं वेजाइना में, वेजाइना से जब वो स्विम करते हुए पहुंचते हैं टुवर्ड्स द, वहाँ से उसने जाना सर्विक्स में, सर्विक्स से उसने जाना है यूट्रस में, और यूट्रस से उसने पहुंचना है कहाँ पे? टू द फेलोपियन ट्यूब्स। और फेलोपियन ट्यूब्स का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, जो शुरू का पार्ट होता है, वहाँ पर होनी है फर्टिलाइजेशन। सो फॉर अ माइक्रोस्कोपिक सेल, दैट इज अ ह्यूज जर्नी, ये बहुत बड़ा सफ़र है। तो इस सफ़र के दौरान जो सारे स्पर्म सेल्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो उन्होंने ये आंसर किया, द इस्लामिक स्कॉलर, दैट ओनली वन विच इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट, जो इन 100 मिलियन स्पर्म्स में से जो सबसे सेहतमंद स्पर्म होगा, वही सिर्फ जाकर फर्टिलाइज कर सकेगा एग सेल को। इसी तरह से जो सबसे सेहतमंद स्पर्म सेल है, वही सेहतमंद बच्चा पैदा करेगा। उसी से जो जाइगोट बनेगा वो सेहतमंद बच्चे का होगा। So that is a great answer, great logic कि why males they produce millions of sperms at a time of ejaculation while only one sperm is required to fertilize the egg cell. So dear students, तो एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इन एक में से अब पता नहीं कौन सा क्या, और जो एक है इसमें, जब ये गैमीट्स कैसे बने थे, हमने पहले बात की थी कि वो बने थे मियोसिस के जरिए। तो उसमें तो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनी थी। तो एक तो रिकॉम्बिनेशंस बनी वहाँ पर, और एक रिकॉम्बिनेशंस बन रही हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दो यानी कि चांसेस हैं इसके वेरिएशंस के। सो एक और इंफॉर्मेशन कि द चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल recombinations at time of fertilization are, yes my dear students, आप सोच के
और देख के हैरान हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पॉसिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब एग सेल स्पर्म सेल को फर्टिलाइज करता है उस वक्त, या कैन यू काउंट दिस? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो मैंने फिगर है ये एग्जैक्ट फिगर है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ मेंशन्ड है, एंड इट इज ऑथेंटिक। इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ट्रिलियन। यानी कि अगर एक कपल के पास मुसलसल बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती तो वो 70 ट्रिलियन मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के बच्चे पैदा कर सकता था। सो इट इज अ ह्यूज 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 वेरिएशन। सिर्फ एक कपल 70 ट्रिलियन मुख्तलिफ तरह के बच्चे पैदा कर सकता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द crossing over and at the time of the chromosomal recombinations which are formed during the fertilization। तो ये तो देखे ना, ये तो किस्मत है कि कौन सा स्पर्म जो है वो जा रहा है, उसके अंदर किस तरह का कॉम्बिनेशन है, वो मिलियंस में से सिर्फ एक ने जाना है। सो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इसीलिए एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए हमारी शक्लें एग्जैक्टली अपने वालिदैन से नहीं मिल रही होती, 100% तो नहीं ना मिलती, थोड़ी बहुत तो रिजेबलेंस होती है क्योंकि उनके कुछ जीन्स हमसे, उनके जो जीन्स हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं, मदर के भी और फादर के भी, लेकिन हम डिट्टो कॉपी नहीं होते अपने फादर या मदर की। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशंस। और चौथा और आखिरी सोर्स जो कि है इन वेरिएशंस का, दैट इज द जीन फ्लो। यस डियर स्टूडेंट्स, द जीन फ्लो। जीन फ्लो कहते हैं कि the transfer of genes from one population to other population। तो ये भी एक सोर्स है वेरिएशन का। बस एंड पे इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं टॉपिक को। एक एग्जांपल, बड़े मजे का एग्जांपल। आपको पता है कि जो अफगानिस्तान और ईरान, खास तौर पर ईरान और अफगानिस्तान, इनके अंदर जो नेचुरल इनका आई कलर क्या था, अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो इनका जो नेचुरल आई कलर है वो था, यानी मोस्टली जो अफगानी और ईरानी कौम थी, इनका जो इनकी जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप थी, उन्हें कहता दैट वाज ब्लैक एंड ब्राउन, और उसी की शेड्स में। लेकिन ये स्टूडेंट्स आज अगर आप जाकर देखें वहाँ पर, सो देयर आर मोस्ट ऑफ देम फाउंड विच हैव ब्लू आइज। उनके पास तो ब्लू आइज थी नहीं, तो उनके पास ब्लू आइज कहाँ से आ गई डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज़ सेड कि जब रशिया ने वहाँ पर हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो उनके जो फौजी थे वो वहाँ पर ही सेटल हो गए और उन्होंने वहाँ पर शादियाँ कर लीं, या वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंस वाज। तो उनसे, चूँकि जो इनके रशियंस हैं आमतौर पर इनकी जो आइज़ होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, वहाँ का ये नॉर्मल आई कलर है ब्लू, और ब्लू के जो शेड्स होते हैं। तो अब उनकी जो औलादें पैदा हुई उनके अंदर भी ब्लू कलर आना शुरू हो गया। और आज आप जाकर देखें अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, वहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंट रेशियो मिलेगी ब्लू आइज की। तो नॉर्मल उनका क्या था? ब्लैक। लेकिन एक दूसरी पॉपुलेशन जो कि दूसरे मुल्क से आई, उन्होंने इस मुल्क के अंदर आकर उसके जीन्स को चेंज कर दिया, मतलब कि उसके अंदर वेरिएशन ले आए। सो दिस इज कॉल्ड एज जीन फ्लो, कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर। सो दैट वाज द फोर्थ सोर्स ऑफ वेरिएशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। सो इनको आपने इसी तरतीब से याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिर्फ एक मेल एजैकुलेशन पे देर आर द रिलीज ऑफ 100 मिलियन स्पर्म्स, और उसकी वजह से जो क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो कितनी हो सकती हैं? दैट आर
approximately 70 trillion recombinations. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन वेरिएशंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।